आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे और स्पेसिफिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किस चीज़ के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हॉट डिबेट रहती है। ये काफ़ी एक्सपर्ट अपनी राय इसके ऊपर देते रहते हैं कि हमें डेवलपमेंट को फॉलो करना चाहिए या फिर एक्चुअली में हमें ग्रोथ के साथ जाना चाहिए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो ग्रोथ जो है वो एक नैरो अप्रोच बोल सकते हैं। ठीक है, नैरो वाइड वाली यहाँ पे कुछ बात नहीं है, फिर भी ग्रोथ हम बोल सकते हैं कि यदि हम अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ा रहे हैं, यदि हम अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, यदि हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिकली ग्रोथ बोली जाती है। वहीं पे यदि डेवलपमेंट की बात करें तो थोड़ी हॉलिस्टिक टर्म है एक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओवरऑल प्रोग्रेस की बातें करते हैं और बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे प्रोग्रेस की बातें करते हैं कि भाई सोशियो इकोनॉमिकली जो है कितना मतलब प्रॉस्परस हो रही है कंट्री, उसकी बात करते हैं हम। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो काफ़ी लोग बोलते हैं एक्चुअली में कि अभी इंडिया का जो फेज चल रहा है उसमें हम यदि ग्रोथ को भी लेके चले और काफ़ी अच्छा रखें, डेवलपमेंट को भी थोड़ा वेट करें, हम आगे जाके परस्यू करने की कोशिश करें तो भी ठीक रहेगा। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो आने वाला समय कभी आएगा नहीं, सो यू हैव टू एक्चुअली मेक दिस हैपन राइट नाउ। ओके, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे जाके कि किस तरह से इंडिया को फ्रीडम के बाद, जो फ्रीडम से पहले की तो बात करना ही बेकार होगा, क्योंकि हमको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, तो इस वजह से उसके बारे में बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम फ्रीडम के बाद की यदि बातें करें तो इंडिया ने कौन सा मॉडल अपनाया है, किस तरह से इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई है, आज जिस कंडीशन में हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों की बात हम करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग में इंडिया को फ्रीडम मिली, उसके बाद हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई। तो हमने जो मॉडल अपनाया एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स मॉडल के साथ टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म मॉडल था। मतलब हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी हुआ करते थे। अब क्या होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब, आपको ये बताना यदि मैं चाहूँ तो देखो, सोशलिज्म का मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या होती है, कलेक्टिवली वेलफेयर के लिए काम करती है। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है। लाइक जितने हॉस्पिटल हो गए, सब कुछ हो गया, तो दैट इज बेसिकली स्कूल वगैरह एवरीथिंग सोशलिस्टिक वो प्रिंसिपल होता है। बाद में हमने जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो मिक्स कर दिया उसको कि सोशलिज्म भी हमारे यहाँ पे था, वेलफेयर की भी बातें होती थी, स्टेट एंड वेलफेयर भी था, एंड सेम पॉइंट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म की तरफ भी हमने थोड़ा शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया, मतलब मिक्स इकोनॉमी हमारी हो गई। ठीक है, एंड अभी यदि हम कंडीशन को देखें तो हम काफ़ी हद तक टिल्टेड है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। देखो, जो सोशल वेलफेयर स्कीम वगैरह होती है, जितने भी सोशल बेनिफिट्स होते हैं, ऐसा नहीं है यदि कोई कंट्री कैपिटलिस्ट भी होगी तो हर कंट्री इतना थोड़ा बहुत सपोर्ट हर कोई देता है। ठीक है, इट्स अबाउट कितना अमाउंट है, इसकी है बात कि कौन कितना ज़्यादा दे रहा है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है। तो मैंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको, पहले हम बहुत ज़्यादा सोशलिस्टिक थे, देन हमने मिक्स मॉडल फॉलो किया, देन अभी राइट नाउ हम टिल्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म है। बट क्यों फॉलो करना पड़ा सोशलिज्म हमें? ऐसा थोड़ी था कि हमने अपनी इच्छा से ही सोशलिज्म फॉलो कर लिया था, उसके पीछे एक रीज़न भी था। एक्चुअली में उस टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ था। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे, बहुत सारे बिलियनरी जो बोलते हैं, जिनको बोल सकते हैं हम, बिलियंस ऑफ द बिलियंस जिनके पास है, वो नहीं थे, ऐसे लोग नहीं थे जो कि आज हमारे पास हैं। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी, हमने अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना चालू किया था, प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो पैसे का या वेल्थ का क्रिएशन नहीं हो पाया था तब तक, तो इतने बड़े बड़े लोग बने नहीं थे। तो जो भी करना था, तो प्राइवेट प्लेयर तो था ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर तो इतने बड़े थे ही नहीं, तो जो भी करना था वो गवर्नमेंट को करना था। जैसा कि आप समझ पा रहे हो, मेरा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि गवर्नमेंट को ही पीएसयू बनाने थे, गवर्नमेंट को ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, और सब कुछ गवर्नमेंट का ही मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि और तो कोई फील्ड थी ही नहीं पैरेलल में, और तो कोई लोग थे ही नहीं जो इस चीज़ को कर सके। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली किया। आपको पता है काफ़ी सारे पीएसयू बनाए गए उसी टाइम पे। ठीक है, बड़े बड़े डैम बनाए गए और कंस्ट्रक्शन वगैरह एंड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड ये चलता रहा। फिर 1990 तक हमने अपने आप को बहुत कंजर्वेटिव करके रखा, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा, और बिल्कुल ओपन नहीं होने दिया अपने आप को। ठीक है, क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि आपको पता है कि एप्रीहेंशन था हमारे अंदर की, पहले भी एक कंपनी आई थी, उस कंपनी ने हमको गुलाम बना लिया। तो यदि हम अपने आप को ओपन करेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है दोबारा से वही फेज हो जाए। तो वो जो हैंगओवर था हमारे ऊपर, एक्चुअली में इसे हैंगओवर नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पिछला वाला एप्रीहेंशन था, पिछले जो हमारे एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, उसकी वजह से जो हमारे अंदर एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ था, उसने हमें अपने आप को ओपन करने से रोका। ठीक है, कंपेरेटिवली हम देख लेते हैं थोड़ा एक्चुअली में, क्योंकि इंडिया को देख रहे हैं तो उसी टाइम पे रहे कंटेम्प्रेरी चाइना को यदि हम देख लें, अमेरिका को यदि हम देख लें, तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको पता है इंडिया को 1947 में फ्रीडम मिली है, और चाइना की फ्रीडम की यदि बात की जाए तो 1949 के आसपास मिली है। उनके जो ग्रेट लीडर उस टाइम पे हुए माओ जेडोंग थे। माओ जेडोंग ने भी स्टार्टिंग में चाइना को कम्युनिस्ट मॉडल के ऊपर लेके चला। माओ जेडोंग जी चाइना को कम्युनिस्ट मॉडल के ऊपर लेके चले, तो उन्होंने कम्युनिज्म को अपनाया।
ठीक है, और उस तरह से उन्होंने उस चीज़ को आगे लेके चले वो, तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया, महसूस किया कि चाइना अपने ट्रू पोटेंशियल्स को यूज में नहीं ले पाया, और चाइना की बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी। फॉर योर शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि 1979 तक चाइना की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट इक्वल थी। आफ्टर 1979 और जब माओ जेडोंग आ गए फर्दर लीडर उनके, उन्होंने जिस तरह से ओपन किया चाइनीज इकोनॉमी को, जिस तरह से वहाँ पे सेज वगैरह का फॉर्मेशन करवाया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जोन्स जो होते हैं उनका, और जिस तरह से फिर उन्होंने इकोनॉमी को आगे लेके गए, तो उसके बाद चाइना ने काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से ग्रोथ किया। और आज का स्टेटस आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की यदि जीडीपी $2.7 ट्रिलियन है, तो चाइना अराउंड $13 to 14 ट्रिलियन, मतलब सिंपल सा 5 टाइम है इंडिया की जीडीपी का, ठीक है। लेकिन 1979 तक इक्वल था, क्योंकि जो पहले माओ जेडोंग थे उन्होंने जो मेजर्स लिए थे वो एक्चुअली में कारगर साबित नहीं हुए, और कम्युनिस्ट मॉडल अपनाने की वजह से चाइना प्रोग्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में वापस आ जाते हैं, इंडिया की तरफ लौटते हैं वापस। तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में इंडिया को इस वजह से भी सोशलिस्टिक मॉडल को अपनाना पड़ा, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन हुआ भी नहीं था, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही सब कुछ करना था। मतलब कि बिजनेस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही होना था, तो लॉ एंड ऑर्डर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही होना था, तो लेजिस्लेशन में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही होना था। हर फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परव्यू में ही आना था, क्योंकि और दूसरा बड़ा प्लेयर कोई था नहीं, प्राइवेट सेक्टर उस टाइम तक इवॉल्व नहीं हुआ था, वेल्थ क्रिएशन उस टाइम तक नहीं हुआ था। आज इतने बिलियनरी हम देखते हैं, उस टाइम नहीं थे, ठीक है। अभी क्या स्टेटस है, यदि आज के स्टेटस की मैं बात करूं, तो राइट ना अभी काफ़ी बार मोदी जी की एक बात भी आती है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, कम से कम लोग हों और अधिक से अधिक शासन हो, ठीक है। या फिर बोल देते हैं काफ़ी बार वो कि गवर्नमेंट का बिजनेस में होने का कोई बिजनेस नहीं है। एक्चुअली में गवर्नमेंट यदि है तो वो किस लिए है, वो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और लेजिस्लेट और कानून बनाने के लिए है, ठीक है। बिजनेस में होने का हमारा क्या पर्पज है, हमारा कोई मोटिव ही नहीं है, बिजनेस हमसे नहीं होता है, और एक्चुअली में हम जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो हम उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते हैं जितना कि प्राइवेट सेक्टर करता है, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें आ रही है, बार बार लाइमलाइट में रह रही हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें लाइक कि बिजनेस में होने का गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है। अब इसको हम देखिए लाइन कहाँ से निकल के आ रही है, क्यों निकल के आ रही है, क्यों क्यों हम यहाँ तक पहुँच पाए, जो कि हम पहले सोशलिस्टिक मॉडल हुआ करते थे जिसमें हर काम गवर्नमेंट करती थी, पीएसयू से लेके हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ करता था। तो हम यहाँ पे कैसे पहुँचे कि हम अपने आपको अब एक्चुअली में गवर्नमेंट अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है और केवल लॉ एंड ऑर्डर तक रखना चाहती है और कानून बनाने तक रखना चाहती है, और बिजनेस में ज़्यादा पार्ट नहीं लेना चाहती है। ऐसा क्यों हुआ, या फिर आज ये क्यों पॉसिबल हो सकता है, ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है जो कि 1950, 60, 70 में सोचा नहीं जा सकता था। तो आज हमारे पास काफ़ी सारे बिलियनरी हैं। आज हमारा एक प्राइवेट जो पूरा सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा पैरेलल सेक्टर बन चुका है। हमारे पास लाइक अंबानी, अडानी और भी बहुत सारे बिलियनरीज हैं, है ना, जो कि एक्चुअली में खुद बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स को रन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और आप अपने आसपास देख भी रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब हो चुकी है, वेल्थ क्रिएशन हो चुका है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम अब अपने पैर यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई बिजनेस करने जाते हैं तो हम बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। हमारा ध्यान कानून बनाने पे है, कानूनों को की पालना करवाने पे है, बट हमारा ध्यान बिजनेस करने पे हम यदि शिफ्ट करते हैं तो हम इफेक्टिवली बिजनेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव कभी प्रॉफिट रन तो होता नहीं है। फिर हम उसमें भी वेलफेयर को लेकर चलते हैं, तो वेलफेयर जब हम उसमें लेके चलते हैं तो हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, हम इफेक्टिवली बिजनेस नहीं कर पाते हैं जितना कि प्राइवेट सेक्टर कर लेता है। और जो ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर दिखा देता है वो हम नहीं दिखा पाते हैं। लाइक सारे पीएसयू के एग्जांपल, बहुत सारे पीएसयू के एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें कि बहुत ऑप्टिमम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट है गवर्नमेंट का कि वेल्थ क्रिएशन हो चुका है, पैरेलल में हमने बिल्कुल सिस्टम बना दिया है, वो लोग आ चुके हैं जिनके पास पैसा है, वो पूरे के पूरे सेक्टर्स को रन कर सकते हैं। तो वाई हम क्यों इन्वॉल्व हों फिर बिजनेस में जब हम अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं, तो ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि सभी पॉइंट कहीं ना कहीं पे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का एक सिंपल सा मतलब क्या होता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बहुत हाहाकार मचा रहता है इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंसेज आ चुके हैं और बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, बहुत बड़ी फाड़ बन चुकी है, एक फासला बहुत ज़्यादा हो चुका है गरीब और अमीरों के बीच में, इसमें नो डाउट ऐसा है। और इसको मेजर करने का एक कॉफिशिएंट होता है गिनी कॉफिशिएंट, ठीक है। और गिनी कॉफिशिएंट जो इंडिया का बताया जाता है 0.45 बताते हैं वैसे ऑफिशियली, वैसे अनऑफिशियल बताते हैं कि और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली अमेरिका का गिनी कॉफिशिएंट 0.54 है, जो कि गिनी कॉफिशिएंट ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा है। तो इनइक्वलिटी इन अमेरिका इज मोर देन इंडिया ऑफिशियली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे क्या है कि यदि जीडीपी को हटाओ, पर कैपिटा इनकम देखने के लिए जाएंगे अमेरिका की, हालांकि पर कैपिटा इनकम को हम रियल असेसमेंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है वो पूरा जो आपकी जीडीपी में एंटायर पॉपुलेशन को डिवाइड करके इस तरह से वो निकाली जाती है। तो इन दैट सिचुएशन दैट इज नॉट द ट्रू फेस, दैट इज नॉट द ट्रू पैरामीटर ऑन विच वी कैन एक्चुअली
मतलब कि चीज़ों को हम कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकें। वो ट्रू पैरामीटर ये नहीं है, ये केवल देखने के हिसाब से है कि हाँ इनकी पर कैपिटा इतनी है, लेकिन दैट इज एवरेज इनकम। उसमें अंबानी जी की इनकम भी आ रही है, तो उसमें गांव वाले की इनकम भी आ रही है। बट एक्चुअलिटी ये है कि जो गांव में लोग हैं, जो हमारा बीपीएल वाले लोग हैं, जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं, मतलब बोल सकता हूँ बिलो 50% जो लोग हैं, उनकी एक्चुअल में जो पर कैपिटा इनकम इंडिया के 1,40,000 के आसपास निकल के आती है, या फिर $2,000 बोल सकते हैं यूएसडी। वो उनकी बहुत सच्चाई में देखा जाए तो 60-70 हज़ार से भी कम रह जाएगी। ठीक है, तो सच्चाई में जो बहुत बड़ा एक तबका है, उनकी जो इनकम है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो नो डाउट ये एक ट्रू असेसमेंट नहीं हो सकता, ये एक राइट पैरामीटर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये डिबेट चलती है। तो ग्रोथ का मतलब है कि आप पर कैपिटा इनकम को बढ़ा दो, आप जीडीपी को बढ़ा दो, आप एक्सपोर्ट को बढ़ा दो, आप इंपोर्ट को बढ़ा दो, इस तरह से बढ़ाते हुए अपनी ग्रोथ को आप आगे लेके चलो। डेवलपमेंट का मतलब होता है आप हर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए लोगों के, और उनको सपोर्टिव मेजर्स के तौर पे चीज़ें देके चलो, और ओवरऑल मतलब लोगों का, पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन का, पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम का, नीचे से लेके ऊपर तक सबका, अंबानी से लेके अडानी अंबानी जी से लेके और नीचे तक जो गांव के अंदर जो लोग हैं, वहां तक जो बिल्कुल अपनी मनरेगा में काम कर रहा है, वहां तक के सब लोगों को का डेवलपमेंट हो। तो दिस इज डेवलपमेंट। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब आप डेवलपमेंट के लिए करोगे तो डेवलपमेंट के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। फंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास, देखो अभी कोई भी कंट्री जो होती है, मैं इसी पॉइंट को अभी पहले यहाँ पे सम अप कर देता हूँ। फंड के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज चाहिए। इंडिया के कंटेक्स में हम बात करते हैं, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। ठीक है, चाइना का एरिया 96 के अराउंड है, अमेरिका का एरिया 96 के अराउंड है, मतलब हमसे 3 गुना ज़्यादा। और चाइना की पॉपुलेशन तो आपको पता है 145 क्रॉस कर चुकी है। और अमेरिका की पॉपुलेशन ओनली 33 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़ है। एक्चुअली में हम रिसोर्सेज की भी बात करें तो होता क्या है, किसी कंट्री का के पास पैसा आएगा कहाँ से? या तो उनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, या उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है, या तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हों, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत आउटस्टैंडिंग हो। तो हम नो डाउट नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन्स के भंडार नहीं है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह का प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यदि हम अपनी बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड यदि हम लेना चाहें, एक्चुअली में इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स की यदि हम बात करने की कोशिश करें और उनको कंपेयर करें चाइना अमेरिका से, तो ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा उतना स्किल्ड नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब रिसोर्सेज का तो लैक ऑफ रिसोर्सेज तो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में हम सऊदी अरबिया तो हम है नहीं, या फिर कतर जो है जहाँ पे ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन हो जाए, लाइक अमेरिका में सेल गैस का प्रोडक्शन है, काफ़ी मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं। चाइना भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मिनरल्स के लिए काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि एरिया भी तो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है उनका, और हमारा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए रिसोर्सेज जो होंगे, वो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो जब कंपटीशन करेगा ग्लोबली, जैसे कि, और इंटरनली जब कंपटीशन करेंगे, उससे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, उसके बाद जो चीज़ें अचीव करेंगे एक्चुअली में, वो जो चीज़ें अचीव करेंगे उसके बिहाफ पे, 1 मिनट, वो जो चीज़ें अचीव करेंगे उसके बिहाफ पे एक्चुअली में इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। तो एक्चुअली में मैं ये बात कर रहा था कि जब ह्यूमन रिसोर्स जो है इंडिया का, वो compete करेगा, इंटरनली compete करेगा, आउटर वर्ल्ड से compete करेगा, और जो कि हम बोलते हैं कि हमारी प्राइवेट सेक्टर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, तो वो काफ़ी ग्रोथ करेंगे। और जब वो ग्रोथ करेंगे तो एक्चुअली में हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। तो मेयरली मतलब गिनी कोफिशिएंट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हुए, किसको कैपिटलिस्ट मतलब कि जो भी कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हुए उनको ग्रोथ करने देना। ठीक है, उनको आगे बढ़ने देना, उनको इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, उनको टैक्स बेनिफिट्स वगैरह देना, और जिसके थ्रू उनको और इंसेंटिव्स मिले और एक अच्छा इकोसिस्टम बने, और इस तरह से वो और तेज़ी से ग्रोथ करें और कंट्री ओवरऑल ग्रोथ करे। हालांकि इससे गिनी कोफिशिएंट बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो वेल्थ क्रिएशन है वो लगातार कंटिन्यूसली कंट्री के अंदर बढ़ता जाएगा। बाद में हम इन फ्यूचर वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है काफ़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है कि कहाँ से मतलब जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाएंगी वो कहाँ से चलाई जाती है, रेवेन्यू कलेक्शन से चलाई जाती है। रेवेन्यू कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट टैक्स होता है आपका, इनकम टैक्स होता है आपका, जीएसटी होता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। तो एक्चुअली में सारी कंट्री मिलके, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे लगभग बताते हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास अभी टैक्स पेयर हो चुके हैं, वो जो पूरा इनकम टैक्स पे करते हैं, उतना ही इनकम टैक्स के बराबर ही कॉर्पोरेट टैक्स लगभग आ जाता है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो मिलके दे देते हैं एक्चुअली में। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि हमारी कंपनियां ग्रोथ करेंगी, आगे बढ़ेंगी, ज़्यादा पैसा कमाएंगी, तो नो डाउट फ़ायदा तो कंट्री को ही होगा, क्योंकि वहाँ से भी हमें टैक्स मिलेगा, और जब टैक्स मिलेगा तो उसी से तो हम सोशल स्कीम्स भी चलाएंगे। तो नो डाउट ये तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है चीज़ों का। ठीक है, अब देखो बात यहाँ पे ये आती है, यदि हम डेवलपमेंट को यदि हम स्टार्ट करें, और यदि अभी ना करें तो कब करें? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। गिनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है, हमें ग्रोथ के साथ जाना चाहिए राइट नाउ इंडिया के अंदर, या फिर डेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए? पहले हमें वेल्थ क्रिएशन कर लेना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, और फिर इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, या फिर हमें एक्चुअली में
अभी से ही रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि आप काफ़ी हैवी टैक्स इम्पोज कीजिए कैपिटलिस्ट के ऊपर, जो भी कमा रहे हैं उसके ऊपर, है ना। अब जब आप काफ़ी सारे हैवी टैक्स उनके ऊपर इम्पोज करेंगे तो उससे वो जो पैसा मिलेगा उससे आप वेलफेयर स्कीम्स चलाइए, ठीक है। तो इसके थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन को आप मतलब कि कर सकते हो। बट एक्चुअली में फिर दूसरा इशू वहाँ पे जो आता है कि ऐसी कंडीशन में मतलब हतोत्साहित हो सकता है जो आपका कैपिटलिस्ट जो आपका तबका है वो, और वो मतलब बिजनेस उनका मतलब कि डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, बाहर जाके कर सकते हैं, इंडिया को छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। और उनको वो इकोसिस्टम नहीं मिलेगा तो हो सकता है उनकी ग्रोथ कम हो जाए, हो सकता है कि वो कम्पीट ना कर पाए वर्ल्ड में। तो फिर आपका जो है यहाँ पे डिबेट फिर ये बन जाती है, यदि ऐसा होगा तो हमारा फिर पूरा जो सेक्टर ये कॉलेप्स हो सकता है, और यदि कॉलेप्स हुआ तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी हैव टू फेस द ब्रंट, ठीक है। तो ये दो धारी तलवार है एक्चुअली में, मतलब ये प्रॉब्लम इस तरीके की कुछ आ रही है यहाँ पे कि क्या किया जाए। यदि आप उसको अपनाते हो तो आप कैपिटलिस्ट जो आपने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया है उनका इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। यदि आप तो इसको एक बैलेंस अप्रोच को अपनाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का जो एसेंस है वो क्या है, एक्चुअली में इसकी जो फीलिंग है वो क्या है। ग्रोथ का मतलब होता है कि आप एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हुए और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सबको जो भी ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली ग्रो कर सके और कंट्री के जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके उन इकोसिस्टम देते हुए, और उसमें आप हेल्प करते हो और उससे वो ग्रो करते हैं और उससे जीडीपी ऑफ इंडिया बढ़ती है। और क्योंकि जीडीपी बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, लेकिन ये कहीं भी इंडिकेटर नहीं है कि नीचे वाले लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा इनकोफिशिएंट है और इतना ज़्यादा स्टार्क इनइक्वालिटी है कि ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन हो रही है वेल्थ की वो कुछ लोगों के हाथों में जा रही है। जैसे अभी आपने कोविड के टाइम पे भी देखा कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके शेयर वैल्यूज वगैरह सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हाइक हुई हैं, जबकि गरीब इंसान बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो ये फाड़ कोविड की वजह से, इस महामारी की वजह से और ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये जो गैप है और ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ टूल अपना सकती है, उसमें यही कर सकती है कि वो हैवी टैक्सेज इंपोज करके रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सकती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो लेकिन खतरा बना रहता है वो ये बना रहता है कि कहीं इकोसिस्टम कोलैप्स ना हो जाए, कहीं जो हमारे कैपिटलिस्ट है उस चीज़ की वजह से मतलब कि हतोत्साहित ना हो जाए, कहीं हमारा जो कैपिटलिस्ट फिनोमिना जो प्राइवेट सेक्टर है वो डाउन ना चला जाए। तो ये भी चीज़ें दिक्कत कर सकती है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम होती है। तो एक बैलेंस अप्रोच को अपनाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसमें हम थोड़ा वेट और हमें करना पड़ सकता है अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, और सेम पॉइंट ऑफ द टाइम कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन किया भी जा सकता है। इसी के लिए CSR जैसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें अभी आ रही हैं, जिसमें कि नो डाउट उसके अलावा अभी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह की भी बात चल रही है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स भी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू अपनी CSR की जो टारगेट्स हैं उनको भी कंप्लीट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ भी एक सॉल्यूशन हो सकती है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना। अभी ये तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, जो कि हम बना के चलते हुए आए हैं। पहले सोशलिस्ट थे, फिर मिक्स बने, अभी हम थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ है, और नो डाउट कैपिटलिस्ट एटमॉस्फेयर हमने बनाया हुआ है। अभी आपने अभी भी देखा होगा कि हमने कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह काफ़ी चीज़ें कम की हैं, ठीक है, और काफ़ी डाउन किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम वेल्थ क्रिएशन भी कर लें, ग्रोथ का उनको अपॉर्चुनिटी भी दे, ताकि वो लोग आए, इंसेंटिव मिले, तो कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ये चीज़ें बदलेंगी इस तरह से। तो एक्चुअली में ये सब चीज़ों की बात होती है। आपने काफ़ी कर्व के बारे में भी देखा होगा, वो कर्व जो होता है उसमें ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाते जाते हो, एक लिमिट से ज़्यादा आप बढ़ा देते हो, कहा तो आपका ओवरऑल टैक्स कलेक्शन कम होने लगता है, ठीक है। तो इससे भी कुछ होता है कि हार्श बहुत भी नहीं हो सकती है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट यदि मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए क्या कर सकती है, यदि इस चीज़ की हम बात करें तो देखो, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि हमारी जो जीडीपी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना रोजगार हमारी जीडीपी में कहाँ से कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी लगभग 40 करोड़ की वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब एक तरीके से 40 करोड़ लोग हैं जो कि मतलब कि काम वाम करते हैं, और उनके ऊपर 100 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं। तो वर्कफोर्स तो हमारा 40 करोड़ का है, नो डाउट। अब जो 40 करोड़ का वर्कफोर्स हमारा हो गया है एक्चुअली में, इसके अंदर ज़्यादातर लोग कहाँ पे, आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से हमको हमारी जीडीपी का 18% मिलता है, और लगभग 40% पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन वहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ पे लगी हुई है। बट दिस इज नॉट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, ठीक है। उसके आप बात, यदि आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो इंडस्ट्री जो होती है वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करती है जीडीपी के अंदर, 29 to 30%, ठीक है। और पॉपुलेशन भी उतने ही रेशो में इसमें लगी हुई है। और यदि मैं बात करता हूँ एक्चुअली में सर्विस की, तो सर्विस लगभग अभी बताते हैं कि 55 के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है, और इसके अंदर लगी हुई पॉपुलेशन 35 to 40 के आसपास है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम यदि असेस करते हैं तो नो डाउट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि MSME जो है,
काफ़ी हद तक इनफॉर्मल सेक्टर में भी और फॉर्मल सेक्टर में भी। और इनफॉर्मल में एमएसएमई काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे जीएसटी से पहले, तो काफ़ी बड़े रोज़गार प्रोवाइड करते हैं ये भी एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो देखो, जब ये बात आ रही है कि मैंने यहाँ पे दो टॉपिकों को एक साथ ले लिया है। एक तो मैंने ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की बात कर ली है, तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में मैंने बोल दिया कि किस तरह से जीडीपी का बढ़ना और पर कैपिटा इनकम का बढ़ना और वेल्थ का क्रिएशन होना, ठीक है, ये ग्रोथ मानी जाती है। वहीं पे वेल रीडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि वेल रीडिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सभी का सर्वांगीण विकास डेवलपमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा हॉलिस्टिक है ना। और ग्रोथ जो होती है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आपके पास ग्रोथ होगी तभी जाके तो आपका ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक बात कर ली। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ कहीं कहीं पे इसी फ्रंट के ऊपर जाके मतलब कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और गवर्नमेंट का बिजनेस में ना होने का मतलब, इन सब चीज़ों की जब मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ये बोलती है, तो काफ़ी हद तक ये बात सही है। हम सोशलिस्टिक थे, हम मिक्स हो गए, अभी हम कैपिटलिस्ट हैं। अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास बिलियनरीज वगैरह सब हैं जो कि पहले चला सकते हैं। गवर्नमेंट इतना इफेक्टिवली नहीं चला पाती है, और गवर्नमेंट यदि उसको वहाँ पे दे उन लोगों को चलाने के लिए, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। बट देखो, यहाँ पे जो इशू है ना वो क्या है, वो हमें समझना होगा। देने को दे दिए या प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ एक दो प्लेयर्स की मोनोपोली ना हो, जो कि अभी देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को काफ़ी अच्छे से काम करना पड़ेगा और अपर सर्किट लिमिट्स वगैरह लगानी पड़ेगी कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्चुअली में इतना % ही पर्टिकुलर वन ऑनर ऑन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली बन जाए। यदि मोनोपोली फाइनली बनी तो उसमें कस्टमर सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगा जो है। तो इसका वजह से मोनोपोली नहीं बननी चाहिए। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से काम करे और हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें कुछ सर्किट्स लगाए जाए, और इस तरह से यदि सिस्टम को चलाया जाए तो अच्छे से मतलब रेगुलराइज किया जाए एक्चुअली में, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। और गवर्नमेंट में नहीं होना, ये पॉइंट उनका बिल्कुल उनका ठीक उचित नज़र आता है। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि हमारी कंट्री के अंदर अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू। बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी 21% अनएम्प्लॉयमेंट की रेट चल रही है एक्चुअल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है और बहुत ही बड़ा एक मेजर इशू आ रहा है। तो देखो, हम प्राइवेट सेक्टर से या कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका धर्म होता है पैसे कमाना, उनका धर्म होता है प्रॉफिट कमाना और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालना, और वो जनरली लेबर इंटेंसिव ना होके और इंडस्ट्री 4.0 रोबोटिक्स वगैरह को अपनाएंगे, तभी वो ग्लोबल कम्पिटिट भी कर पाएंगे, नो डाउट। तो वो उनको करना भी पड़ेगा। तो वहाँ से हम रोज़गार को नहीं देख सकते हैं। अब रोज़गार की समस्या जब एक इतनी बड़ी समस्या है, ठीक है, और रोज़गार की समस्या के साथ ही काफ़ी हद तक हम पर कैपिटा इनकम की समस्या को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जो नीचे लोग हैं, डाउन ट्रोडन है, उनको रोज़गार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हुए, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, यदि गवर्नमेंट बोलेगी कि हम तो पूरी तरह से अपने हाथ को बाहर निकाल रहे हैं हर सेक्टर के अंदर से, तो फिर रोज़गार कौन देगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो रोज़गार देगा नहीं। तो मैंने इसके लिए किसी लेक्चर में कहीं पे यूट्यूब पे किसी सर का लेक्चर देखा, उसमें मैंने एक फैक्ट्री मॉडल को देखा, ठीक है। और इन दैट फैक्ट्री मॉडल, ठीक है, उस फैक्ट्री मॉडल के अंदर ये मैंने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर लगभग वो बता रहे थे सर कि 700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अराउंड 700 के आसपास। तो हम इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही इसमें इस हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी ये दूर हो सकती है। और यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर कर लेते हैं तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारी समस्या एक साथ दूर हो सकती है। तो उन्होंने उस मॉडल में वो बताते हैं एक्चुअली कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी चीज़ें लेके आ सकते हो। मतलब कि एक्चुअली में आपका जो पर्पस है वो है रोज़गार प्रोवाइड करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो आपके पास 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और यदि आप 7 से 8 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दो तो काफ़ी हद तक इंडिया के अंदर रोज़गार की समस्या खत्म हो सकती है। 7 to 8 करोड़ रोज़गार यदि जनरेट कर लिया जाए तो ओके। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप फैक्ट्री मॉडल को अपनाते हुए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री आप बना सकते हो या उसके सब यूनिट्स बना सकते हो, जो फैक्ट्री की वहाँ के रॉ मटेरियल के बिहाफ पे प्रोडक्शन करेगी। और वो फैक्ट्री जो होगी जिसमें प्रोडक्शन होगा और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे आपको मशीन यूज में नहीं लेनी है। वहाँ पे बेसिक सोशल मतलब जो वहाँ पे लेबर होगा वो लेबर इंटेंसिव होगा, और वहाँ पे जो लेबर होगा वहाँ पे मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए विद मिनिमम सैलरी, मतलब 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी हो, 15-16 हज़ार रुपये की सोशल सिक्योरिटीज़ हो थोड़ी बहुत, और उन लोगों को वो बेसिक जो बेयर नीड्स है वो प्रोवाइड कर दी जाए। वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बिहाफ पे प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी वगैरह को उसमें यूज में ना लिया जाए और प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाए, ठीक है। और प्रोडक्शन करते हुए और
वहीं पे फिर प्रोडक्शन से जो फिनिश गुड बनेगा हमारे पास, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो वहीं पे उसको हमारी इकोनॉमी के अंदर हम काफ़ी हद तक कंज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल कंपिटिटिवनेस के साथ तो वो होगा नहीं प्रोडक्ट, क्योंकि एक्चुअली में हमने टेक्नोलॉजी यूज में ली नहीं है। बट वी आर सो मच फॉर्चुनेट, हम इतना फॉर्चुनेट है कि हमारे पास खुद के पास इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास, तो वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसके लिए एक इश्यू ये आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा सकता है, नो डाउट। पैसा प्राइवेट फंडिंग प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। उनसे आप बोलेंगे कि आपको हम, यदि आप यहाँ पे फंडिंग करते हैं तो आपको इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, हालांकि बेयर मिनिमम प्रॉफिट होगा, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी कि आप मशीन को यूज में नहीं ले सकते हो, लेबर इंसेंटिव होगा, इतना इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है पर फैक्ट्री में, लेकिन वॉट एवर प्रॉफिट यू आर गेनिंग लाइक 1%, 2%, 3%, दैट इज एंटायरली फ्री फ्रॉम टैक्स। तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर से मतलब कि उससे अच्छा फील करते हुए उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा इतनी फंडिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 90% जो पब्लिक डेट है ऑफ जीडीपी 180 लाख करोड़ का हमारे ऊपर उधार है। तो गवर्नमेंट तो ये फंडिंग नहीं कर पाएगी, इतना पैसा है नहीं गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के पास। तो यदि ऐसा मॉडल अपनाया जाए जिसमें देखो आप कंजम्पशन जो वहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल करने के लिए आपके पास मार्केट इंडिया का है ही, ठीक है, हम उसको कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हाई एंड टेक्नोलॉजी से नहीं बना है, तो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरा मार्केट है, उसके बाद वहाँ पे आपको लोगों को रोजगार दे दिया, पैसा आपने प्राइवेट सेक्टर से उनको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर फ्री रखते हुए ले लिया, ठीक है। और 700 डिस्ट्रिक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जहाँ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी रॉ मटेरियल है वहाँ से जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बन सकते हैं उनके बिहाफ पे उन प्रोडक्शन का प्रोडक्शन किया, और इस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह भी मतलब रॉ मटेरियल को इधर से उधर कैरी करने वाली बच जाएगी। और इस तरह से आपने हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1 लाख लोगों को यदि रोजगार दे दिया, किसी भी तरीके से इस तरह से फैक्ट्री आप बना पाए, तो 700 डिस्ट्रिक्ट में आप मतलब 700 लाख लोगों को रोजगार दे दोगे, मतलब 7 करोड़ लोगों को रोजगार दे दोगे। और इन दिस वे यू एक्चुअली कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, और इसकी वजह से बहुत सारी और भी समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तभी मतलब कि असंतोष होता है, जब असंतोष होता है तो ही रिवोल्ट होते हैं, तो ही बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं काफ़ी बार, ठीक है। और आप देख सकते हो कि हमारा मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, और तभी चोरियां होती हैं, तभी जाके क्राइम बढ़ता है, हर चीज़ का चीज़ें कनेक्टेड है आपस में। तो इस चीज़ को करते हुए काफ़ी हद तक बहुत सारे रिजॉल्व कर सकते हो आप प्रॉब्लम्स एक साथ इन ए वन गो, ठीक है। तो मेयरली केवल ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह, इससे आप डेवलपमेंट को भी इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि जब आप 7 करोड़ लोगों को 15-15 हज़ार रुपये दे रहे हो, ठीक है, तो इससे आपकी यूनिवर्सल बेसिक जो इनकम की काफ़ी जगह बात चलती है उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने लोगों को रोजगार भी दे दिया, 7 से 8 करोड़ लोगों को पैसे भी दे दिए, और उनसे काम भी करवा लिया, और उससे उस प्रोडक्शन भी कर लिया, उन्होंने जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर लिया, और कंज्यूम भी हमारी चीज़ वो हो गई, ठीक है। इससे प्राइवेट सेक्टर जो है, जो कि अब जो प्राइवेट सेक्टर भी अपर हैंड पे आ गया, फ्री हैंड पे आ गया, वो मटेरियल तैयार करेगा जो कि एक्चुअली में या तो कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, या फिर ग्लोबल मार्केट को कम्पीट करने के लिए है, ठीक है। मतलब हाई हैंड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर है, वो पूरा इनोवेशन कर सकता है अपनी जगह पे, वो सारे काम कर सकता है, लेकिन दैट इनोवेशन नॉट अलाउड इनसाइड दोज फैक्ट्रीज। वहाँ पे हमें लेबर इंसेंटिव रहना है, इनोवेशन हो सकता है लेकिन मशीन वाला इनोवेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि देखा जाएगा तो एक्चुअली में है जो रोजगार की समस्या दूर हो गई, प्राइवेट प्लेयर अपने अपने आप में आराम से अच्छे से मतलब कि प्रैक्टिस कर रहा है खुद के लेवल पे, और जो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सके उन चीज़ों को बना रहे हैं वो हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू। फैक्ट्री में हमारी चीज़ें बन रही हैं, उनको हम लोकली कंज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नो पैसा लगाया उनको उनसे टैक्स नहीं ले रही है, तो हमारी रोजगार की समस्या दूर हो गई। प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है रोल, सभी लोगों के हाथों में एक बेसिक अमाउंट ऑफ द सैलरी चली गई है, तो इसको हम डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छे ठीक ठाक से कम्पीट कर रहा है ग्लोबली, तो ग्रोथ भी हो रही है। तो इस तरह से एक बैलेंस अप्रोच अपनाई जा सकती है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है बहुत ही बड़ी हमारी समस्या का, ठीक है। क्योंकि हमको ये समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इतना प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना, एक्चुअली में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे फंडिंग पाए होगा प्राइवेट की है, लेकिन एक्चुअली में रेगुलराइजेशन गवर्नमेंट का इतना अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट पूरा मिल पा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, जो कि हमारी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स चल रही है, और दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट एज वेल एज सेम पॉइंट ऑफ द टाइम जो हमारी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसके बारे में, और हमारी इकोनॉमी किस तरह से अब तक रही है उसके सबके बारे में यहाँ पे ये लेक्चर था। धन्यवाद आपका लेक्चर को सुनने के लिए।